डिनायल वाले लोग होते हैं कि जब आप उनको बताते हैं कि यार आपको एक सर्टेन चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, चाहे वो काम से मुतल्लिक है या आपकी कोई टीम के अंदर कोई शख्स है, तो उनका रिस्पॉन्स कैसा होगा? जो लोग डिनायल में होंगे आपके ख्याल से? Twist. हाँ, कहेंगे नहीं यार मेरे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इग्नोर करेंगे, वो कहेंगे मेरे अंदर तो कोई इश्यू ही नहीं है। इसकी आई थिंक बड़ी बेस्ट एग्ज़ाम्पल ये है कि जब कोई रोड रेज हो जाती है या अल्लाह ना करे कोई गाड़ी का कोई मसला हो जाता है, कहीं ट्रक रुक जाती है, तो वो दोनों पार्टीज़ जो होती हैं वो डिनायल में होती हैं कि मेरी गलती नहीं तुम्हारी गलती है और उसका सॉल्यूशन जो होता है वो निकलता नहीं है। यही होता है एंड पे दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है डिनायल। जो लोग डिनाई करते हैं अ, वो कभी सेल्फ इम्प्रूव नहीं करते। दूसरा अवॉइडेंस। आपने शायद कुछ लोगों के अंदर ये देखा हो कि जब आप किसी को कहते हैं कि यार फलां चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या तुम्हें फलां चीज़ बेहतर करने की ज़रूरत है, तो वो उस टॉपिक को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। और आप टीम्स में ये देखेंगे कि अगर आप किसी अपने टीम मेंबर को कह रहे हैं, वो शायद टॉपिक नहीं, वो आपको ही अवॉइड करने की कोशिश करेंगे कि यार ये बैठे हुए हैं, ऐसा करता हूँ मैं ना फलां जगह से चला जाता हूँ ताकि मुझे देखना ना पड़े। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन लोगों की जिनको इम्प्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा मसला होता है। तीसरा आ जाती है प्रोजेक्शन। अच्छा हमारे साथ अक्सर ये भी होता है कि अगर हमें कोई कहे कि हमारे अंदर प्रॉब्लम है, तो हम ये नहीं कहते कि हमारे अंदर है, हम उल्टा कहते हैं कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है, तुम अपने आप को चेक करो। तो इसको हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में प्रोजेक्शन। अच्छा डिस्प्लेसमेंट नंबर 4 पे डिस्प्लेसमेंट ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है वर्कप्लेस के अंदर। वर्क प्लेस में डिस्प्लेसमेंट में होता है कि क्लाइंट के ऊपर गुस्सा चढ़ा हुआ है या अपने किसी काम की परेशानी है और जैसे घर जाते हैं या किसी और शख्स पे किसी का गुस्सा किसी और शख्स पे निकलना बड़ी एक कॉमन चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट। अब खतरनाक बात ये है कि जिन लोगों के अंदर ये चीज़ होती है, जो पहले 4 और 5 मैं बातें बता रहा हूँ आपको, ये ओवर द टाइम जो है, ये ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाती है, ओवर द टाइम इनकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। तो इसको राइट टाइम पे एड्रेस करना बड़ा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली अगर आप पर्सनली ग्रो करना चाहते हैं। और आप ये भी चीज़ नोट करेंगे, अभी आपके ज़हन में शायद कोई ना कोई पिक्चर आ जाए जब मैं इन इन इस तरह के लोगों की बात कर रहा हूँ। और आप देखेंगे ओवर द इयर्स वो अपने करियर में इस उस लेवल पे ग्रो नहीं करते जिस लेवल पे वो ग्रो कर सकते हैं, सिर्फ अपने एटीट्यूड की वजह से। क्या आपने कोई ऐसा अपने करियर में कोई शख्स देखा है? किसी ने कोई एग्ज़ाम्पल देंगे? बहुत से देखे बहुत से देखे हैं। कोई एग्ज़ाम्पल देंगे आप? बहुत से बॉसेस के साथ इस तरह के सब काम किए कि ब्लेम दूसरे पे डालना, हाँ। शाउट करना, डिसरेस्पेक्ट यूज करना, जस्ट टू लाइक अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। बट वो चीजें भी देखी हैं जो ऑफिस वर्क में देखे मैंने जी, मोस्टली। जी। आप सर बता रहे थे? यही था टीम में ही है मेरे सबसे पहले हुँ। मतलब ये बात करनी है तो इट डिपेंड्स ऑन किस किस्म की नेचर ऑफ जॉब आपने किया है। सेल्स इज अ वेरी हाई प्रेशर जॉब। सेल्स के अंदर होता है सेल्स के मतलब। अंदर मैंने जिधर जिधर काम किया है उधर मोस्टली पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड, बॉस स्पेशली, हुँ। ठीक है, और उधर काम भी नहीं चलता बगैर में। तो ये वो कल्चर या बन जाता सिस्टम आ जाता, बाकी डिपार्टमेंट बिल्कुल चलता सही। है। और मैं आपको जो है ना स्पेशली आप माशाल्लाह आप भी एक्सपीरियंस्ड हैं, आपकी भी टीम है, आप टीम बना रही हैं। तो एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। वो चीज़ एक मॉडल है। जिन कंपनीज़ के अंदर अवेयरनेस नहीं होती कि भई साइकोलॉजिकली कुछ चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं या उनका कोई ना कोई रोल होता है। उन कंपनी का क्या उन कंपनी के साथ होता क्या है, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मैंने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बिल्ड अप की हुई हैं और जो पूरी की पूरी कह लें कि एप्लीकेबल बात है ना, ये वो है, ये किताबी बात नहीं है, एप्लीकेबल बात है। वो सर मॉडल चलता है इस तरीके से। ये मैं आपको दिखाता हूँ। जब 3 मैच्योरिटी लेवल होते हैं बेसिकली ऑर्गेनाइज़ेशन के। पहला मैच्योरिटी लेवल तो ये होता है कि जब एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन को स्पेसिफिकली समझते हैं कि भई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल की ज़रूरत नहीं है। और आप देखेंगे कि जितने भी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं, किसी के अंदर कोई भी साइकोलॉजिस्ट नहीं मौजूद होता। साइकोलॉजिस्ट का इनिशियल आपके बिज़नेस को सक्सेसफुल होने से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है।
यानी प्रॉफिटेबिलिटी से कनेक्शन नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी का कनेक्शन आपके बिजनेस मॉडल से है, लेकिन कॉन्सिक्वेंस क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। सो होता क्या है कि जब आप अपनी टीम ग्रो करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि टॉक्सिक ऑर्गेनाइजेशन आपको पता भी नहीं लगता, कुछ चीजें ऐसी डेवलप हो जाती हैं कि जब बीच में साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व नहीं होते तो आपके काम का जो एनवायरनमेंट होता है वो टॉक्सिक बन जाता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज के अंदर पूरा वर्क लाइफ बैलेंस होता है। वो रात के 10 बजे भी काम कर रहे हो सकते हैं, सैटरडे भी कर सकते हैं, संडे भी कर सकते हैं, और ओवर द टाइम स्ट्रेच क्या होता है कि उनके अंदर और उनको फैमिली और वर्क को बैलेंस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके ऊपर भी प्रेशर आता है। और इस तरह के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको एक प्रॉब्लम ये होता है कि वो ज़्यादा देर लंबे अरसे के लिए नहीं काम कर सकते आपके साथ। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल कुछ से कोलैप्स कर देते हैं। कोलैप्स कर जाते हैं। वो क्योंकि लॉन्जेविटी नहीं होती है उसके अंदर। फिर तीसरा क्या होता है जनाब, लिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। स्पेसिफिकली हम जब बात करेंगे, आपने जब अपने जो भी आपके स्टार्टअप्स हैं, ऑब्वियसली जब आपने ग्रो करना है, एक चीज़ जिससे आपका एम्प्लॉयी मोटिवेटेड रहता है वो इस चीज़ से रहता है कि उसको करियर पाथवे नज़र आ रही है, उसको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। अगर उसको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही, मिसाल के तौर पे पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, वो डीमोटिवेटेड हो जाता है। अच्छा जनाब, तो जो लोग, जो लीडर्स या जो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते कि साइकोलॉजिकल चीजें एग्जिस्ट करती हैं या ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले क्या होता है, उनका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर नेगेटिव डेवलप होने लग जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉय की हेल्थ अफेक्ट होने लग जाती है, जिसमें फिजिकल, इमोशनल और आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ है। मैंने जितनी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग कराई है ना, आप यकीन करें, सब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं, जिसके अंदर है फटीग। मैं सो के भी उठता हूँ तो मुझे थकावट महसूस होती है, नींद नहीं सही तरीके से पूरी होती। ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये सिमिलर इश्यूज चलते हैं। इनको सिर्फ मैनेज करने की जरूरत होती है, और जिस तरह कि आपने बताया है, किसी भी चीज की वजह से आप एक चीज को थोड़ी देर अरसे के लिए लेके जा सकते हैं आगे, लेकिन उसके अंदर अगेन लॉन्जेविटी नहीं है। आपकी हेल्थ सही रहेगी तो आप काम को एंजॉय करेंगे, आपकी हेल्थ नहीं सही रहेगी तो आपके ऊपर बर्डन बनता जाएगा। आपकी परफॉर्मेंस नहीं रहती। परफॉर्मेंस जिस तरह आप बता रही हैं कि अगर आपको इस इश्यू है, अगर इसको आप मैनेज नहीं करेंगी तो ओवर द टाइम वो बिल्डअप होता जाएगा और फिर एकदम कोलैप्स कर जाता है इंसान। तो इसमें जी, बेसिकली जो अभी आपने इससे पहले जो रीजंस बता रहे थे जी। और पीपल हु डू नॉट ग्रो या improve, हुँ, अब एक बंदा हैक कर दिया हुँ, और अब उस टाइम क्या ये चीजें हम कैसे पता लगा सकते हैं? ये पहले वाली जो अंडर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल हैं जो ग्रो नहीं करना चाहते हैं, वो आप समहाउ आपकी इनिशियल टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू से निकल कर वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाती है। अब अगर हम मतलब हम प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, मतलब हमें नोटिस देने हैं या एक चाहे फिजिकल कॉस्ट है या टाइम कॉस्ट है, वो तो है ही है, जी। उसको कैसे भी डिवाइड करें? दिस इज समथिंग जो मैंने फेस किया है। मतलब है कि जैसे एमएस आपकी कुछ दिन बात हो रही थी कि जैसे मेरे क्लाइंट साइन अप हुए हैं, डिपार्टमेंट्स मैंने खड़े किए थे अपने कि हाँ चलिए अब काम आएगा तो ये डिलीवर करेंगे। ठीक है। जैसे ही क्लाइंट्स आए हैं, साइन अप हुए 30 एक टीम में, हुँ, तो टीम आ गई। सही बात है, तो बिल्कुल। वो इनिशियल स्क्रीनिंग से अगर वो निकल कर आ जाते हैं या उससे पहले में कोई ऐसा एचआर के साथ ही बिल्कुल, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कर देना चाहिए, बिल्कुल, या हाउ डू यू रिकमेंड दैट? बिल्कुल। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा और इसका यही आंसर है। सबसे पहली चीज़ है कि आपकी अपनी अवेयरनेस। आपकी अवेयरनेस अभी थोड़ी टाइम से ज़्यादा हो गई है। आप इसको मज़ीद ज़्यादा कर सकते हैं कि अगर वो छोड़ रहे हैं तो किन रीज़न्स की वजह से छोड़ रहे हैं। लिमिटेड ग्रोथ है, उनको टॉक्सिक एनवायरनमेंट लग रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस है। एग्ज़ैक्टली, अब टॉक्सिक किस वजह से लग रहा है, हम उसको फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ नज़र नहीं आ रही, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसमें दोनों साइड पे हो सकता है। एक चीज़ ये, क्योंकि स्पेसिफिकली अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें तो स्टार्टअप्स के अंदर ज़्यादा लोगों को जान लगानी पड़ती है। तो उसमें क्या होता है कि आप एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं कि यार मुझे इस तरह का बंदा चाहिए कि जो 10 घंटे भी काम कर ले। फिर उसके साथ आप सही कह रहे हैं कि एचआर के साथ मिलके हम एक साइकोलॉजिकल टेस्टिंग डेवलप करते हैं, और वो हम इनिशियल स्क्रीनिंग के अंदर ही उन लोगों को डिटेक्ट कर लेते हैं कि जो आपके आपके मतलब के हैं और मतलब के नहीं हैं। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में हम हेल्प करते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने एक रिसोर्स हायर किया, उस रिसोर्स को 2 से 3 महीने पे किया और फिर आपको पता लगा यार ये बंदा तो मेरे काम का नहीं है।
तो वो 2 से 3 महीना और प्लस आपका टाइम, वो दोनों वेस्ट हुआ, सैलरी भी वेस्ट हुआ। बिल्कुल। तो और उसमें नेगेटिव आउटकम जिस तरह आपने बताया वो यही है कि लोगों के अंदर छोड़ के भी इस वजह से जाते हैं, लो मोटिवेशन, लो जॉब सैटिस्फैक्शन, लॉयल्टी कम होती है, इस वजह से हाई टर्नओवर हो जाता है। दैट मीन्स दे लाइक टू लीव एंड फाइंड अदर अपॉर्चुनिटीज़। तो डेफ़िनेटली इसके ऊपर काम कर सकते हैं और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ जो स्पेसिफिकली स्टार्टअप से रिलेटेड है, वो है ये, ये। अभी हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेस ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगा, ये मॉडल है। तो अर्ली जो आप कुछ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन है, कुछ अपनी टीम ग्रो करना चाह रहे हैं और कुछ अर्ली पे हैं। जो लोग अर्ली हैं, उनको इस तरह के चैलेंजेस आते हैं। इनकंसिस्टेंट इनकम है, मल्टीपल रोल्स कर रहे हैं, लॉन्ग आवर्स हैं एंड एक्सपीरियंसिंग फेलियर्स, नए आइडियाज़ ट्राई कर रहे हैं, कुछ हो रहे हैं कि नहीं। तो उनको इस तरह के एट्रिब्यूट्स अपने अंदर डेवलप करने होते हैं। रेज़िलियंस, टाइम मैनेजमेंट, ऑप्टिमिज्म, इमोशनल रेगुलेशन, सेल्फ एस्टीम, अडैप्टेबिलिटी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अगर इस पे कोई स्पेसिफिकली काम करना चाहता है तो ऑफ कोर्स हम 1 टू 1 सेशन के अंदर इस पे काम कर सकते हैं। एंड अगर आप स्पेसिफिकली आई थिंक कि आप ग्रोथ एंड एक्सपेंशन वाली स्टेज पे हैं, आपको मैं कंसिडर करूँगा। आप अर्ली स्टेज पे होंगे। मेरे भी जो साइटेक है उसको भी मैं कहूँगा कि वो अर्ली स्टेज के ऊपर है। सो ग्रोथ एंड जो एक्सपेंशन है उधर लोगों को इस तरह के आते हैं प्रॉब्लम्स। ये मैंने लिखा हुआ है। आपने रिक्रूटमेंट की बात की थी ना, तो वो लिखी हुई है ऑलरेडी उधर। इम्प्रूविंग लीडरशिप स्किल्स, आपको अपने लीडरशिप स्किल इम्प्रूव करने हैं, आपको अपनी रिक्रूटमेंट इम्प्रूव करनी है, टीम कोहेजन बढ़ानी है। और जो एक चीज़ जो लोगों के अंदर इस स्टेज के अंदर होता है, क्योंकि आपने एक स्टार्टअप को नर्चर की है, स्टार्ट से की है, तो माइक्रो मैनेजमेंट थोड़ी-सी कम करनी पड़ती है इसके अंदर, ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके अंदर ऑटोनॉमी पैदा हो और ऑटोनॉमी से मोटिवेशन निकलती है, जो शायद आपका आंसर हो टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट। शायद वो इस वजह से महसूस करते हैं। इसमें एट्रिब्यूट्स क्या आने चाहिए? इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम बिल्डिंग स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब जिस तरह डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी होना चाहिए। सॉरी? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बिल्कुल, वो लीडरशिप स्किल्स आ जाएँगे ना। इम्प्रूविंग लीडरशिप स्किल्स। अब लीडरशिप स्किल्स को हमें लीडरशिप स्किल्स के ना मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। अब यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ टाइम इस जिस तरह आपने डेलीगेशन स्किल्स वगैरह लिखे हैं, हर स्टार्टअप की नेचर डिफरेंट है, ठीक है? जिस तरह आपका काम डिफरेंट है, आप डिफरेंट टाइप के लीडरशिप स्टाइल इस्तेमाल करेंगे, आपका डिफरेंट है, मेरा मुख्तलिफ है। अगर मैं अपनी टीम में साइकोलॉजिस्ट हायर कर रहा हूँ, तो मुझे उनको डायरेक्शन कम देनी है क्योंकि वो ऑलरेडी साइकोलॉजिस्ट हैं। मुझे सिर्फ उनको आउटलाइन देनी है और फिर उनको उन पे छोड़ देना है, वो क्लाइंट को कैसे डील करते हैं, क्योंकि एवरी क्लाइंट इज़ डिफरेंट। सो जी, जी, प्लीज़। उसी पॉइंट पे जाना चाहूंगा जी। कि सर ये वाला केस कल भी हुआ है ना, ये वायर वाला। वायर वाला? हाँ, ये जो भी कनेक्ट नहीं हो रहा था। हाँ। अब सर बात बताऊं क्या है, मेरे ख्याल से अगेन हम उसी बात पे आ जाएंगे। मेरे ख्याल से इनिशियल स्क्रीनिंग के ऊपर ही हमें ये चीजें। हाँ जी। देखिए ये जो इशू भी आपको वायर का नहीं, कल भी था, कल भी हमारा एक सेशन था, कल भी कनेक्ट नहीं हुआ। तो ये भाई कल भी थे यहाँ पे। मैं बैक बैटिंग नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, सही है। वो डेलीगेशन एक आप टास्क और केस स्टडी कर रहे हैं। ओनरशिप, बिल्कुल ठीक है। ओनरशिप डेलीगेशन ऑफ टास्क और बिल्कुल, रिस्पांसिबिलिटी। बिल्कुल। अल्टीमेटली एट द एंड अहमद साहब पे बात आएगी, जी। वो क्या जी वायर नहीं चलती। बिल्कुल। ठीक है, अब ये आपने तो डेलीगेट किया हुआ है नेट तो से, डेलीगेट अब किया कर माइक्रो ओके 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 किया। चलिए मैंने चेक किया, आधा घंटा कनेक्टेड था अपना सिस्टम, इट वाज वर्किंग फाइन। स्टडी को मैं प्रॉब्लम्स क्या थी उसने कहा कि नेटवर्क कनेक्ट नहीं हुआ था, मैंने नेटवर्क कनेक्ट कर दिया, केबल को मैंने दूसरी पोर्ट के साथ कनेक्ट कर दिया। आज दोबारा आया, इसका मतलब है कि उसने जो अपना काम किया था वो ठीक नहीं हुआ, उस टाइम पे उसका सिस्टम चल गया। अब वो दोबारा इसको चेक करेगा हमारे सेशन के बाद, जिसमें या तो केबल फॉल्टी है या उसका जो कार्ड है वो फॉल्टी है। तो आपको ये ट्राई करना पड़ता है, देखना माइक्रो पड़ता है। मैनेज अल्टीमेटली देना पड़ जाता है। नहीं, फिर वो माइक्रो मैनेज को सॉल्व कहते हैं कि मैंने ना उसको कुछ कहा, उसका काम है उसी दिन खुद करवाना है। इसकी डिटेल भी उसने करानी है, इसको चेक भी उसने करना है और वेरीफाई भी उसने करना है। आई डोंट हैव टू इन्वॉल्व माय सेल्फ। मेरे पास और बहुत बड़ी चीज है करने के लिए, मैं उनके ऊपर फोकस करूंगा, सिर्फ मैंने फॉलो करना है भाई क्या बना। लेकिन सर थर्ड टाइम भी खराब हो जाता है, फिर क्या करना? थर्ड टाइम अगर वो फोर्थ टाइम ये देखो इलेक्ट्रॉनिक चीज खराब तो होती ही होती है। मेरे ख्याल से ट्रेनिंग में भी क्या पा रहे हैं, शायद हम उसको उस तरीके से ट्रेन नहीं कर रहे सोर्स को। सिर्फ हायरिंग में या रिक्रूटमेंट में बहुत नहीं होता है, उसके बाद उसको हायर करके उसकी ऑनबोर्डिंग या 3 मंथ्स का प्रोबेशन, उसको कितना ट्रेन किया जा रहा है, ये फैक्टर है। अच्छा, दूसरी बात, ही इज अ आईटी एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, वो नेटवर्किंग का काम जाता है। अगर तो उसका कोई फॉल्ट इंटरनल आता है टीवी का, जिसमें कार्ड या उसके कुछ, वो फिर इलेक्ट्रिशियन ने करना है।
वो टीवी जो रिपेयर करते हैं जी, उन लोगों के पास टीवी जाएगा, दे विल फिक्स इट। सही। तो ये उसका उसका काम है, इसका काम नहीं है। इससे सिर्फ कनेक्ट करना है, बिल्कुल। कनेक्टिविटी में इशू आ रहा है तो फिर उसके बाद भिजवा देंगे। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो हम बिल्कुल स्क्रीन आउट कर सकते हैं, लेकिन 100% ये एचआर वाले इससे एग्री करेंगे, आप बता सकती हैं। 100% फिट मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपको 60%, 70%, 80% फिट मिल जाए तो यू आर लकी। सो बाकी आपको रिसोर्स को ट्रेन करना पड़ता है। और स्पेसिफिकली जो आप माइक्रो मैनेजमेंट की जो मैंने डिस्कशन की, माइक्रो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयी की मैच्योरिटी लेवल क्या है। ठीक है। वो फर्दर एक और टॉपिक आ जाएगा। जितना आपका कॉम्पिटेंट रिसोर्स होता है, आपको उतना माइक्रो मैनेज उसमें कम करना है। अगर आप अगर अहमद साहब अगर एक एम्प्लॉयी हैं, उनको माइक्रो मैनेज करेंगे तो वो तंग आ जाएंगे। उनका मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा है। बस मेरा अपना स्ट्रेस लेवल कहीं से कहीं चला जाएगा ना, जब एग्जैक्टली। मैं मेन जो टारगेट है उससे मैं फोकस लूज कर दूंगा। आपका जितना कॉम्पिटेंट रिसोर्स होता है, उतना कम आपको माइक्रो मैनेज करना है। और जितना कम आपका कॉम्पिटेंट रिसोर्स होता है, उतना ज़्यादा आपको माइक्रो मैनेज करना है। लेकिन उसको एक पाथवे पे लेके जाना है, जहाँ पे आपको कम माइक्रो मैनेज करना है, ताकि आपकी अपनी ज़िंदगी भी सुकून में रहे। सो ये कुछ एट्रिब्यूट्स हैं कि इन पे काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस पे स्पेसिफिकली किसी चीज़ पे हम काम करें, ऑप्टिमिज्म, इमोशनल इंटेलिजेंस, तो हम वन ऑन वन इस पे काम कर सकते हैं। तो हम वापस चलते हैं अपने इसके ऊपर। अच्छा, और लास्ट पे है रैशनलाइज़ेशन, जो रैशनलाइज़ेशन बात की थी कि एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। वो भी एक बड़ी कॉमन चीज़ है। और आपने अगेन आप इस तरह के लोग, जो इस तरह का जिन लोगों का एटीट्यूड होता है, आप लोग विटनेस करेंगे, ये अपनी ज़िंदगी में, अपनी प्रोफ़ेशनल जर्नी में बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएँगे। अगर बढ़ेंगे भी तो अपने पोटेंशियल के मुताबिक नहीं क्योंकि बढ़ेंगे। टीम्स के साथ करती नहीं। करती नहीं है, एग्ज़ैक्टली। इस वजह से हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं कि जिन लोगों के अंदर आईक्यू ज़्यादा होता है ना, वो लोग नहीं बढ़ते। जिन लोगों के अंदर ईक्यू ज़्यादा होता है, वो लोग बढ़ते हैं। तो सारी गेम ही इमोशनल इंटेलिजेंस की है। ईक्यू इमोशनल क्वोटिएंट की है। इंटेलिजेंस क्वोटिएंट वाले लोग एक चीज़ में अच्छे होंगे, लेकिन आपको पता है कि जो लोग टीम वर्क में ज़्यादा अच्छे हों, या अगर आपने अपना क्लाइंट्स बढ़ाने हैं, वो दोस्ती लगा के, यारी लगा के, सेल्स में होता ही यही है। ऐसे चल रहा है। ऐसे ही उसके आईक्यू से नहीं आते क्लाइंट्स, ईक्यू से क्लाइंट आते हैं। तो ईक्यू में स्पेसिफिकली ईक्यू को कैसे बढ़ाया जाए, उस पर भी हम फर्दर काम कर सकते हैं। तो इश्यूज रिलेटेड टू जो तकरीबन हर किसी को आते हैं, वो इस तरह के कुछ कभी ना कभी किसी न किसी स्टेज पे आते हैं। तो वन बाय वन इसको करते हैं, और अगर आपको कभी ना कभी ये चीज़ें फेस हुई हैं तो आप बताइएगा, ताकि फिर हम जो भी आगे वाला सेशन है उन चीज़ों पे मैं फोकस करूँ। सो नेगेटिव थिंकिंग, मनफी सोच, कभी किसी ने एक्सपीरियंस की है यहाँ पे? काम से रिलेटेड कि यार क्लाइंट आएगा, नहीं आएगा, काम चलेगा, नहीं चलेगा? स्टार्ट में थी। वही वही कहते थे, इनिशियल वो कैरियर डर तो डर तो होता है, हाँ। आप बताएं। जैसे मैं इनिशियल स्टेज पे तो कहीं काम चलेगा कि नहीं चलेगा, एग्जैक्टली। तो इसके अंदर रेजिलियंस की ट्रेनिंग वो काम आ सकती है। गिविंग अप, हार मान लेना। आपने, मुझे पता लगा कि आपने अपना जो इनिशियल एक आइडिया था वो स्विच किया था, आपका स्टार्टअप चेंज हुआ। नहीं, वो कल भी डिस्कस हुआ था कि मुझे टीम प्रॉब्लम है। अब वो स्टाफ वो डिस्पैच की बारे में आप बात कर रहे हैं, तो वो मैंने 3 माह में तकरीबन $2,500 तक में ले गया। उसको एक रिसोर्स हायर किया था कि ये ट्रेन हो जाएगा, ये संभाल लेगा, और मैं फिर वापस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो वो फिर लैब सीख गया। राइट। ये बेसिकली Right. स्टोरी कल वो ये जिक्र हुआ था इसका। अच्छा, अच्छा। सो गिविंग अप। अच्छा, एक लोगों में होता है सेल्फ साइलेंसिंग बिहेवियर, कोई किसी के अंदर है कि खामोश हो जाना, किसी की कोई बात बुरी लगे, अच्छी ना लगे, खामोश हो जाना। वो सीनियर्स सीनियर्स के आउट ऑफ रिस्पेक्ट। आगे नहीं। ठीक है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। आपके अंदर भी है सेल्फ साइलेंस? अहमद साहब, आपके अंदर मुझे लगता है कम है। मैं पूरा कर लेता हूँ। नहीं, पूरा करना इन टर्म्स ऑफ कि अगर तो लॉजिकल बात है और वाकई जो है ठीक है। अगर कोई बंदा जज कर रहा है आपको, आपकी किसी और चीज के ऊपर, और रॉन्गली जज कर रहा है, ठीक है, तो उसको बता देना जी कि ये नहीं, ये नॉट कि बदतमीजी करना या लड़ाई करना, सिर्फ एक्सप्लेन कर देना कि ऐसे नहीं था, ये ऐसे था, मैंने ये किया था। तो मे भी उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज हो सके। जी। Sometimes on the spot आपको उस टाइम पे कनेक्शन ना करते, बाद में you can clear it out because when you know कि गरमा इतनी चल रही है तो भी ना ही बोले तो होता है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बाद में उसको अच्छे तरीके से क्लियर आउट कर लेना, क्योंकि अगर आप क्लियर आउट नहीं करते तो आपके इमोशंस बिल्डअप होने लग जाते हैं, जिससे
आपको बेचैनी और आपको उलझन सी होने लग जाती है। आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही और हर इंसान के अंदर डिफरेंट इसमें सिम्पटम्स आते हैं। लेकिन सेल्फ साइलेंसिंग बिहेवियर इटसेल्फ शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी चीज़ नहीं। लो अडैप्टेबिलिटी, यहाँ पे अभी तक जो मैंने जितने टेस्ट किए अडैप्टेबिलिटी में तो सारे अच्छे हैं, क्योंकि अडैप्टेबिलिटी अगर किसी में ना हो तो एंटरप्रेन्योर बनना बड़ा मुश्किल है। आपको डिफरेंट रोल्स में स्विच करना पड़ता है। मैनेजिंग इमोशंस, अब इसका ताल्लुक साइलेंसिंग बिहेवियर के साथ भी है। इमोशंस, अच्छा, एक स्पेशली आप लोगों की टीम है या आप भी एचआर के अंदर हैं, अपने इमोशंस की तो बात है ही, दूसरे के इमोशंस को समझना और उसके इमोशन के मुताबिक बात करना, आपके ख्याल से कितना इम्पोर्टेंट है? या आप क्लाइंट्स के पर्सपेक्टिव से बात करें, आपको लगता है कि अगर अगले बंदे को देख के अगर आप उसको समझ जाए वो किस स्टेट में बैठा हुआ है, वुड दैट हेल्प यू इन सम वे? और आपको क्या पता लग जाता है वैसे? डेफिनेटली इन प्रोसेस अगर मैं कस्टमर की इमोशंस को या उसके जो माइंड में चीज चल रही है, इफ आई अंडरस्टैंड तो मैंने उसके इंटरेस्ट की बात करनी है ना, आई स्ट्रेंथन माय रिलेशनशिप ठीक है। और वो लॉन्ग टर्म चले। आपने कोई इसका कोई तोड़ निकाला है? तो इन टर्म्स ऑफ आपका कोई मेथोडोलॉजी है कि आइडेंटिफाई करना अगला बंदा कौन से मूड में बैठा है, या किस माइंड का बंदा है ये बहुत काम किया मैं जब सेल्स में मशीन एंटर होती जी। थी, सिक्योरिटी गार्ड के साथ एक सेक्रेटरी था, हम्म। उसको पूछना ऑफिस का मैनेजर कौन है, अच्छा किस नेचर का बंदा है। अच्छा। अच्छा, ऑफिस में एंटर होना तो एम्बियंस देख के या ऑफिस का सेटअप देख के अंदाजा कर लेना कि बॉस कैसा है। अगर तो चिल माहौल है, गप्पे चल रही है, चाय कॉफी चल रही है और मजाक चल रहा है, इसका मतलब है बॉस चिल है। अगर तो सारे भाग दौड़ कर रहे हैं और पागल हुए हैं, इसका मतलब बॉस हो गया। एंटर हुए अस्सलाम वालेकुम, फिर रिप्लाई आना है। उसके बाद तो पता चल रहा है कि बंदा किस तरह सीरियस नेचर का है कि फ्रेंडली। अच्छा, बैठ के स्टिंग की अपनी कॉफी की अगर ऑफर की तो यस, नो नहीं है उसमें। क्यों? उतना टाइम मिल जाता है, 10-15 मिनट आप कस्टमर को मजीद एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं। ठीक है। आप बिजनेस के बारे में पूछते हैं, कस्टमर के नेचर के बारे में पूछते हैं। अब बातचीत में अंदाजा हो जाता है कि मेरी प्रोडक्ट है, इसको फिट होगी he will purchase it or not, या इसको सेल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता तो एक अच्छे टर्म से गुड रिलेशनशिप बना के रेफरेंस क्लियर वापस आता है। और अगर कस्टमर विलिंग है आपके प्रोडक्ट के अंदर या इंटरेस्ट शो करता है तो फिर आप उसके अंदर घुस जाते हैं। तो कन्विंस करने की कोई टेक्निक्स है आपके पास? अगर एक बंदा है मिसाल के तौर पे, आपको लगता है कि यार ये थोड़ा स्केप्टिकल है, तो कन्विंस कैसे कर सकते हैं? किया हुआ है देखिए, आपने? प्रोडक्ट के अंदर आई वाज इन बैंकिंग, पर्सनल लोन से स्टार्ट किया, कंज्यूमर बैंकिंग थी। लोन का नाम सुनकर हमारे यहाँ पे इस्लामिक और पाकिस्तान हाँ जी। बहुत आए थे। 2 महीने कोशिश की, पीपल यूज्ड टू रिफ्यूज कि नहीं यार लोन दे देना यार, लाइफ के लिए स्ट्रेटजी चेंज कर दी। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी कमेटी निकल आई, पहली कमेटी। अब चीज वही है, पहली कमेटी का मतलब है कि फॉर्म इमीडिएट कैश मिल जाएगा एंड आई हैव टू पे इन 2 3 4 5 इयर्स जो भी प्लान लेगा, और ये आपका मंथली आपने पे करना है। तो लोग उसको कमेटी की तरह लेके जेब में वो स्ट्रेटजी चेंज करते हैं। और फिर लोगों को गाइड करना, जहाँ पे लगे कि यार लोन की वजह से इसकी वो मजीद लाइबिलिटी बढ़ जाएगी या ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा उसमें लोन में डेट्स में है, तो उसको गाइड कर लेना कि आप फैमिली में ये कमेटी डालें या अपने तमाम लोन को क्लब करें और एक लोन लेके उसको पे ऑफ करें और बाकी सारी चीजें भी खत्म कर दें। तो आपका वो जो डिफरेंट जगह आप मार्कअप पे करते हैं और आप फंसे में हैं, उसे आपको सिंसियरली गाइड करना और आगे उस पर रिलेशनशिप एक बनता था, मल्टीपल रेफरेंसेस मिलते थे, उसी बंदे के रेफरेंसेस के जो सर्कल होता था उधर से लोग कांटेक्ट करते, तो एक रिलेशनशिप। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आई थिंक ये जब मैं आगे इसकी हमारा एक सेशन है कि कन्विंस कैसे करना और परसुएशन कैसे करना, उसमें से एक टेक्निक आप करते रहे हैं। अच्छा, दूसरी टेक्निक ये होती थी कि जाके अगले को पूछना कि परचेज नहीं करना या सेल नहीं करनी, पहले इंटरव्यू करना, जज करना किस चीज के अंदर उसका इंटरेस्ट है, बिल्कुल, फिर अपनी प्रोडक्ट की उन वैल्यूज को उसके मुताबिक शेप करना और उसको एक्सप्लेन करना। बिल्कुल ठीक। ठीक है, और उसको सब 100% सच नहीं बताना, झूठ नहीं बोलना, जो नेगेटिव चीजें हैं वो बतानी नहीं, जो पॉजिटिव चीजें हैं एक्सप्लेन कर देनी उसको। ठीक है, तो उससे करके तो उनकी रिक्वायरमेंट जनरेट करके क्रिएट करके नीड क्रिएट करके तो फिर उनसे कनेक्ट कर। सर ये होता है एक्सपीरियंस। सर ये छोटे बड़े हाँ, ये ना ये एक्सपीरियंस बिल्कुल।
आपने जो बातें बोली हैं वो मैंने आगे एक वर्कशॉप रखी हुई है और उसके ऊपर मैं डिस्कस भी करूँगा। अब एक्सपीरियंस बनने की बात यही होती है कि हम जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं ना, वो सेम रहते हैं जिन पे आप खेल रहे हैं। हमें ज़रा थोड़ा-सा बैकग्राउंड का पता होता है, आपको प्रैक्टिकली आपने कर के चीज़ें सीख ली होती हैं, लेकिन चीज़ें सेम रहती हैं। आप सर कोई अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर ना ये जो करंट प्रोडक्ट है उनका एक ही रेजिस्टेंस पॉइंट सबका एक ही होता है, तो वो हमने ना फील्ड ट्रायल से सॉल्व किया। ठीक है, वो ना अंडरस्टैंड कर लिया उनको, बिल्कुल बस ठीक है, ये यूजर बेस साथ किया है मैं ऐसे ही। ठीक है। आपका कोई एक्सपीरियंस इससे रिलेटेड? अच्छा, तो मैं एम्प्लॉइज के पर्सपेक्टिव से बात करूँ ना, कि अगर उनको कोई कंप्लेन आती है और हम मैनेजमेंट में देखते हैं, तो वहाँ पे ये वाली चीज़ें काफ़ी सारी फेस करते हैं कि अगर हम उनको एम्प्लॉय को उसके एंड से जो इशू आ रहा है वो बता रहे हैं, वो रेजिस्ट भी करता है, कभी एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा होता। फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए या तो फिर उस बात को डिले कर दिया जाता है, दोबारा सेशन हाँ जी। पहले बात सुन जाए, क्योंकि पर्सनैलिटी का आइडिया हो जाता है, थोड़ा मैनेजर बता चुका होता है कि इसकी ये रूटीन जा रहा है, इस तरह काम कर रहा है, पहले वहाँ से उसका आइडिया लिया जाता है कि उसका मैनेजर या उसका कोऑर्डिनेटर उससे पहले उसका सारा डिटेल्स देखे, देन वी स्टार्ट टू डिस्कस विद दैट। पर अगर दूसरी तरफ चले जाएं हम कैंडिडेट रिक्रूटमेंट पर्सपेक्टिव पे, तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, डेफिनेटली उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल से थोड़ा आइडिया लेते हैं, उसके वर्क एक्सपीरियंस डिटेल से, हाँ जी, बिल्कुल। इन चीज़ों से कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, फिर उस तरीके से उससे समझ बात होती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये होती है कि मेरी भी डिस्कशन हो रही थी लास्ट वीक एक जगह पे, एक एचआर मैनेजर से, और वो ये कह रही थी कि हमें डिटेक्ट तो कर लेते हैं कि इस चीज़ किसी शख्स को एटीट्यूड इश्यूज़ हैं या पर्सनल इश्यूज़ हैं, लेकिन हम बस डिटेक्ट ही कर सकते हैं। उसको फर्दर सॉल्यूशन हम वी डोंट नो व्हाट टू डू बिकॉज़ ऑब्वियसली वो ट्रेंड नहीं होते एचआर वाले उसके अंदर। उसके अंदर फिर हमारी थोड़ी-सी सर्विसेज़ आ जाती हैं, क्योंकि जिस तरह मेरा जो उमर भाई के साथ ताल्लुक था, वो यहीं से डेवलप हुआ था। उन्होंने कहा कि हमारे पास एम्प्लॉइज़ अच्छे हैं, टेक्निकल एम्प्लॉइज़ हैं, टेक्निकली साउंड है, पर्सनल एटीट्यूड्स के अंदर इश्यू हैं, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं यही बंदे रहें, लेकिन इनको फर्दर इम्प्रूव किया जाए। जिस तरह हमने इनिशियली बात की ना, एक तो स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग एक चीज़ अलग है। एक है कि ऑलरेडी यार ये टेक्निकली साउंड है, हम चाहते हैं कि बस ये हमारे पास ही रहें, इन्हीं को मज़ीद बेहतर करें। और फिर उसमें से फर्दर आप स्क्रीन करते हैं कि जो लोग आपके साथ ज़्यादा लॉयल होते हैं और आप प्रेडिक्ट करते हैं अगले 5-6 साल मेरे पास ही रहेगा, फिर आप उनकी ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा मेहनत करते हैं कि बिकॉज़ यू नो कि वो आपके पैसे ज़्यादा वेस्ट नहीं होंगे। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँ, सर, सबसे जो आइडियल जो कैंडिडेट सिलेक्शन का प्रोसीजर है ना, दैट इज आईएसपीएमएल। जो सेलेक्ट करते हैं जितने भी कैडेट्स, उनका प्रोसीजर आज से नहीं है, पिछले 75 ईयर्स बल्कि उससे भी पहले का शायद उन्होंने बनाया हुआ, और उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। उसमें 5 इंटरव्यूअर्स बैठे होते हैं, जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं और 4 डिफरेंट प्रोफेशनल्स के बिल्कुल ऐसे ही कुछ है। होते हैं, और वो सारे एक्सपर्ट होते हैं। दे आस्क अ क्वेश्चन, उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं, जिस जगह पे आपका कैंडिडेट झूठ बोल रहा है वो क्रॉस चेक में पकड़ा जाए। मैंने सेम पैटर्न का एक बनाया था, अपना इंटरव्यू फॉर्म बनाया हुआ था, और मैं अपने हर कैंडिडेट से वो क्वेश्चंस पूछता था। उसके 5 क्वेश्चन या 5 पार्ट्स। स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस क्या है, उससे पता चला था कि आपका एम्प्लॉय अपने बारे में कितना टाइम लेता है या कितना एडेप्टेबल है, फ्लेक्सिबल है कि नहीं है, ये गलतियां मान सेल्फ अवेयरनेस है कि नहीं, एम्बिशन क्या है, किस जगह जाना चाहता है, किस लेवल पे, कितने अरसे में, ठीक है, वो सारा पता चल जाता था। देन उसका जर्नल आईक्यू देखने के लिए कि ये बंदा किस हद तक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम देनी, उससे सॉल्यूशन पूछना, उससे पता चल जाता था बहुत चीजें। एक कॉमन जो क्वेश्चन मैं पूछता था, उस टाइम मेरे दोस्त मुझे बड़ा छेड़ते थे इस बात पे। मैं पूछता था कि जी कैन यू ब्रिंग मी अ स्टाफ फ्रॉम द स्काई। ये हर कैंडिडेट से मेरा टिपिकल एक क्वेश्चन होता था। जो नो कहता था ना, वो फर्दर क्वेश्चन पर नहीं जाता। जो यस कहता था, बेशक गलत आंसर थे, सर मैं खरीद के ले आऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं प्लेन से चला जाऊंगा, वो हायर हो जाता था या उसको मैं रिकमेंड कर देता था फर्दर। वाई, एबिलिटी या कोशिश करने वाली जो फैक्टर था वो मेरे वहां पे जरूरी था, ठीक है। और मुझे नजर आ रहा था कैंडिडेट के लिए कि ये ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, कितना इनिशिएटिव लेगा, कितना सीखने का इसका पोटेंशियल है, वो उसमें कुछ चीजें ऐसी थी कि उसमें पिक हो जाता। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे जो हम लोग हायर करते थे वो मोस्टली लॉन्ग टर्म चलते थे। जो रेफरेंस से आते थे या फोर्स के जाते थे कि इसको हायर कर लें, वो शॉर्ट टर्म चलते थे, 3 to 6 मंथ इसको बढ़ा देते थे।
तो वो पीएमए का जो पैटर्न है वो बड़ा आइडियल है इस मामले में हायरिंग का जो है। इसमें टेक्निकल अगर आपकी लैंग्वेज है तो टेक्निकल का बंदा बैठ जाता है, वो डिफरेंट क्वेश्चन प्रोसेस करता है, उधर ही कैंडिडेट को पता चलता है। अच्छा, हमारा थोड़ा-सा जिस तरीके से साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, ये शाहनवाज साहब का भी क्वेश्चन था। वैसे होता है कि हमारा जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है वो बड़ी स्पेसिफिक होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि यार मुझे एक शख्स चाहिए और उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है? और कॉन्फिडेंस को आप फर्दर डिफाइन करते हैं कि कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि क्लाइंट से सही तरीके से बात करे वो, ठीक है? तो हमारा जो टेस्टिंग हम डेवलप करते हैं वो हम उसी चीज़ के ऊपर बेस करते हैं। मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल सिखाता हूँ। उसमें कुछ जेनेरिक चीज़ें भी आ जाती हैं और उसमें बड़ी स्पेसिफिक चीज़ें भी आ जाती हैं। तो मिसाल के तौर पे मैंने ये एक टेस्ट डेवलप किया था और टेस्ट डेवलप करके ये पर्सनैलिटी प्रोफाइल बताई इस शख्स की, कि ये ऑनेस्ट है, टेक्निकल कॉम्पिटेंस है, डिज़ायर टू ग्रो है, अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट, रियलिस्टिक थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग एटीट्यूड। रेड फ्लैग्स क्या है कि रेज़िलियंस नहीं है इस बंदे के अंदर, ये हीट नहीं है। क्रिटिसाइज़ करेंगे ना तो दिल पे लेके बैठ जाएगा। एम्पैथी नहीं है, ये क्लाइंट फेसिंग बंदा नहीं होना चाहिए और एंग्ज़ायटी है, एंग्ज़ियस बंदा है ये। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइज़ेशनल बिहेवियर कैसा है? ये बंदा फ्रंटमैन नहीं है, लॉन्ग टीम रोल के लिए अच्छा है, ये आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ लॉयल है और ये टेक्निकल वर्क एन्जॉय करेगा। तो ये एक होती है ये एक जेनेरिक पर्सनैलिटी प्रोफाइल कि आप उस शख्स को आगे आपने किन रोल्स के लिए सिलेक्ट करना है, आप उसकी प्रोफाइल से देख के आप कर सकते हैं फैसला। मिसाल के तौर पे जैसे बताया कि नॉट अ फ्रंटमैन और एम्पैथी लैक करता है। तो ये आप एक क्लाइंट फेसिंग बंदा नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड पे कोई डेवलपर के लिए बड़ा अच्छा सूटेबल बंदा है ये, लॉयल है। और कुछ चीज़ें होती हैं बड़ी स्पेसिफिक, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एक टेस्ट डेवलप किया था, ये अलाइड के लिए किया था। ये कहते हैं कि हमें एक शख्स चाहिए, इमोशनली इंटेलिजेंट बंदा चाहिए। अब यूजुअली मैं आप लोगों को इसका क्रैक कर देता हूँ कोड। हमारी लैंग्वेज और जो लैंग्वेज बोली जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा गैप होता है। हमारे लिए इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ टोटली समथिंग एल्स। सो आई हैव टू आस्क यू कि भाई इमोशनल इंटेलिजेंस कौन-सा बंदा होता है? सो उन्होंने बताया कि यार इमोशनल इंटेलिजेंट वो बंदा है कि जो कि ना इंटरव्यू में क्लाइंट को खुश कर दे, ठीक है? सो फिर फर्दर उसके ऊपर जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि क्लाइंट मैंने इनके मल्टीपल इंटरव्यूज़ देखे, क्लाइंट के ना एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन्स हैं, जो कि वो पूछता है और बेशक बंदा टेक्निकली अच्छा है, बात करने में भी अच्छा है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन के आंसर नहीं ना सही देता, तो क्लाइंट कन्विंस नहीं होता। सो फिर हमने ये एक टेस्ट बनाया और इट वाज़ बेस्ड ऑन ऑडियो टेस्ट था ये, ठीक है? अच्छा ये क्या इसको आई थिंक अच्छा वो टीवी पे चला गया। Indicate the start and the end of the answer. Question 1. Thank you for applying for this position. We like your profile, although I am slightly concerned with our different time zones. We ओके। आई थिंक मैं आपको ऐसे ही सुना देता हूँ ये, फिर हम वापस कनेक्ट कर लेता हूँ। सो बनाया था Try to convince your client in the best way possible so they may consider हम ऑडियो प्ले कर रहे हैं जिसमें एक क्लाइंट है वो डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि पूछता है और आपने कन्विंस उसको कैसे करना है। you for the position. After each question, you will have अब ये एक to क्वेश्चन है। indicate the end of the answer. thank you for applying for this position. We like your profile, although I am slightly concerned with our different time zones. We follow Eastern Standard Time. How will you manage to work in a different time zone? You have 45 seconds to reply. So this is what they meant by emotional intelligence के क्लाइंट के डिफरेंट क्वेश्चंस को वो टेक्निकली केटर है, जिसमें से एक सवाल ये है कि यार हम डिफरेंट टाइम जोन में काम करते हैं, आप कैसे उसको मैनेज करेंगे। इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चंस थे और उसमें अपने क्लाइंट को एम्पैथी शो करना और कन्विंस करना कि मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम नहीं है, उसकी हमने एक ट्रेनिंग डेवलप की, उनको ट्रेन किया
और फिर उनको प्री और पोस्ट चेक किया, यानी ट्रेनिंग देने से पहले एक टेस्ट किया उनका और ट्रेनिंग करने के बाद एक टेस्ट किया, तो तकरीबन 60-70% उनमें इम्प्रूवमेंट आ गई। सो ये कुछ ट्रेनिंग के लिए टूल्स आई थिंक कि आप भी इस ट्रेनिंग के अंदर दीजिए जो मैं करवा रहा था। सो हमारी हम जो साइकोलॉजिकल थिंग डेवलप करते हैं वो बड़ी प्रिसाइजली करते हैं कि आपको जो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए ना शख्स के अंदर हम वो ही दें, ठीक है, और वो ही कोशिश करें कि वो ही स्क्रीन आउट हो। तो फर्दर हम चलते हैं कि जो लोग फिर हम सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं, इस पे ज़्यादा नहीं लगाते टाइम। सो कोपिंग करने के डिफरेंट तरीके होते हैं जो लोग करते हैं, जिसके अंदर मेडिकेशन वगैरह मैं रिकमेंड नहीं करता, लोग लेते हैं। कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि यार टेंशन बड़ी हो गई है, सिगरेट लगाता हूँ जाके मैं सही हो जाएगा। वो हेल्दी तरीका नहीं होता, तरीका होता है, वो हेल्प कर देता है, लॉन्ग टर्म के लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है साइंटिफिकली स्पीकिंग। ओवर ईटिंग, अंडर ईटिंग, कोई ये है यहाँ पे जब भी किसी को टेंशन होती है खाना पीना बंद कर देता है या बहुत ज्यादा खाने लग जाता है, आपको बहुत भूख लगती है नींद बहुत खाना होता है, आपको भूख ज्यादा लगती है। सो आप लोगों के अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स ऑलरेडी मौजूद हैं सब, जिस तरह आपने बताया है, आपने भी बताया है, मौजूद हैं, लेकिन उसको मजीद बेहतर कैसे करना है उस पर हम बात करेंगे। एक है आइसोलेशन, अकेले रहना, Sometimes, yes, ये भी depending on the mood. डिपेंडिंग ऑन या जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे लोग पसंद आना बंद होता है। इसको मूड स्विंग्स कहते हैं। आइसोलेशन एक मैं चीज किसी से रिश्ता तोड़ना उसको सेल कर पूरी कंटेंट मिलेगा नहीं। डिपेंड करता है प्रोडक्ट कितनी स्ट्रांग है या आपको कितना कॉन्फिडेंस प्रोडक्ट। एक चीज है प्रोक्रेस्टिनेशन, ये लोग स्पेशली जो लोग इनिशियल स्टेज पे भी होते हैं या जो ग्रोथ एक्सपेंशन में भी होते हैं, मैंने बल्कि एक दो लोगों के साथ इधर लाइफ के साथ काम भी किया था, उनको ये था कि काम वगैरह करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन होती है, और अक्सर जो कॉमन प्रॉब्लम थी ना इधर, वो ये है कि हम ना जब काम करते हैं ना, हम 100% काम करते हैं, और फिर 2-3 महीने के बाद जो है ना, हम कहते हैं कि कोई काम ना करें, तो हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता हमसे कोई काम होता भी नहीं है चाहे काम करें, और फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं। और वो जो प्रोक्रेस्टिनेशन का प्रॉब्लम है ना, वो है टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम, सिंपल। आप हंस रहे हैं, आपके ज़हन में कोई चीज़ आई होगी। मेरे डिपार्टमेंट में चलता है ईट द फ्रॉग फर्स्ट। अच्छा। पहले उसके काम निबेड़ दो, बाकी सारी चीजें चलेंगी। सही है, बिल्कुल सही है। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, ये भी एक तरीका है ओवरकम करने का आजकल, बिल्कुल स्क्रॉलिंग करना, बहुत ज़्यादा करना। अग्रेशन एंड आउटबर्स्ट, ये स्पेशली इन लोगों के अंदर कॉमन है, जो लोग सेल्फ साइलेंसिंग बिहेवियर है, जो लोग खामोश हो जाते हैं और अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करते हैं। नहीं, मैं तो रैंडमली देख रहा हूँ। इनका गुस्सा भी बड़ा बुरा होता है। जाहिर बात है, अगर आपने अपना गुस्सा अपने अंदर बिल्डअप किया हुआ फिर एकदम, इस वजह से इमोशन रेगुलेशन करनी चाहिए, वो आगे मैं डिस्कस करता हूँ। अवॉइडेंस एंड डिनायल, वो पहली वाली जो हमने बात की, डिनाई करना। ओवरवर्किंग, ये भी खतरनाक है। कुछ लोग करते हैं कि अच्छा यार मुझे टेंशन हो रही है या किसी बात की परेशानी है, तो कहेंगे सब कुछ दफा करो, मैं लैपटॉप पकड़ता हूँ और काम शुरू होता हूँ, और जितना वो काम करते हैं 12 घंटे 14 घंटे ज्यादा काम करने लग जाते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, उनका माइंड उस पर लग जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए बर्नआउट इसमें हो जाता है, इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर वो काम खत्म करने की हैबिट होगी तो काम खत्म कर ही क्या चलते हैं, तो फिर काम खत्म कर देते हैं। कि काम टास्क कंप्लीट करके फिर क्या चलेंगे। टेंशन में आपने काम पकड़ लिया, लेकिन ये काम खत्म करके फिर क्या जाएंगे, उस पर लॉन्गर सिटिंग आजाद भी करती है। नहीं, दैट्स टोटली फाइन। असल में होता पता है क्या है? मैंने जो काफी जो यहाँ पे केसेस देखे हैं डिफरेंट कंपनीज में, वो केसेस ये देखे हैं कि जब कोई प्रॉब्लम होता है ना, स्पेशली घर में प्रॉब्लम होता है, वो कहते हैं यार मैं घर ना ही जाऊँ, मैं ऑफिस में बैठा हूँ। वो रात के 10 बजे तक 11 बजे तक ऑफिस में बैठे रहते हैं, जो कि होता क्या है कि वो फिर उनकी हेल्थ को अफेक्ट करने लग जाता वो तो ये बड़ी डस है ना जॉब। लेकिन वही कह रहा हूँ ना, वो एक हेल्दी तरीका नहीं है, क्योंकि उसको कोप करने का एक आपको हेल्दी तरीका चाहिए, क्योंकि ये आप काम कर लेंगे ना, इस पे कितनी देर काम करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए वर्कआउट नहीं करता है। जब तक फेस नहीं करेंगे टेंशन को, प्रॉब्लम वो खत्म नहीं होगी। जी तो 10 बजे के बाद भी जल्दी उधर ही है, जी। बढ़ जल्दी है बल्कि। लेकिन कोपिंग अगेन,
कोप आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एंड पे है सेल्फ ब्लेम एंड नेगेटिव सेल्फ टॉक। ये मैंने अच्छी पॉजिटिव चीज़ ये है कि मैंने अभी तक जितने भी लोगों के साथ जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके अंदर ये चीज़ मैंने नहीं देखी, क्योंकि वो उसके अंदर होना ही आपको ऑप्टिमिस्टिक और होपफुल रहना होता है, तो फिर आप इस तरह का कोई पंगा लेते हो, वरना आप लेते नहीं। बाकी एम्प्लॉइज़ के अंदर मैंने देखा है काफ़ी ये। और अनहेल्दी रिलेशनशिप जो उससे मैं बात कर रहा था ओवरवर्किंग से, टाइम मैनेजमेंट का बड़ा प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स अफेक्ट होते हैं स्पेशली। और मैंने जितने लोग देखे हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी फैमिली सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। फैमिली सपोर्टिव ना हो तो फिर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा डबल हो जाती हैं। अगेन हमने सारी बात कर ली, अब हम सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। तो लाइफस्टाइल के अंदर वर्क लाइफ बैलेंस इम्पोर्टेंट है। आप वर्क लाइफ बैलेंस में मैं सिर्फ एक चीज़ सबको बताता हूँ और वो आप लोग भी प्लीज़ सारे प्रैक्टिस कीजिए। मैं कहता हूँ कि आपने जैसा काम करना है, जो काम करना है, आप अपने टाइम पे करें। आपने कोशिश करनी है 1 दिन में 1 घंटा अपने आप को अपने देना। उसमें आपका जो दिल करता है आप करें। मूवी देखनी है, गाने सुनने हैं, वॉक करनी है, अ, Me time. या द मी टाइम एग्ज़ैक्टली। वर्क लाइफ बैलेंस जो है, आप यकीन करें वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। 1 घंटा दे दें, 30 मिनट्स दे दें, 45 मिनट्स दे दें, दैट इज़ इट। अगर मेरा क्वेश्चन है जैसे जी। हम स्टार्टअप पे काम करें, जैसे हम स्टार्ट भी करते हैं, हमें ज़्यादा टाइम देना। जी, जो एक एम्प्लॉय वाली रूटीन थी ना 8 जी। आवर्स 9 आवर्स, उससे तो हम निकल आए। बिल्कुल। सुबह भी जल्दी उठ के काम शुरू करना, बिल्कुल। ये भी करना, बिल्कुल। फिर वर्क लाइफ बैलेंस स्मार्ट अभी तो मुझे नहीं दिख रहा। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि वर्क लाइफ बैलेंस में जो सबसे बड़ी एक जो चीज़ है ना, ऑफ कोर्स वो आपकी डिमांड है उस काम की। 30 मिनट्स, 1 घंटा नहीं तो 30 मिनट्स आपने अपने आप को देना है। उसमें जी, मैं भी ऐड करना चाहता जी, हूँ, ये प्रॉब्लम मैं ना पिछले कोई 1 महीने से अब उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक जो एंडलेस लिस्ट ऑफ टास्क्स हैं, इससे भी मेरे ख्याल से मैं अवॉइड करना जी। चाहिए। वो टास्क फॉर द सेक ऑफ टास्क, अपनी कॉपी अगर खुली भी है तो ठीक है यार, तुम इंसान तो नहीं करेंगे कि 5 मिनट करें, तो हुँ, इसका भी टास्क बना ले। मैंने ये फील किया कि एक बहुत लंबी टास्क बना लेते हैं आमतौर पे, स्पेशली जब आप बात कर रही हैं स्टार्ट के ऊपर, तो अभी बहुत ज़्यादा काम अहम होंगे जो कि मेरे ख्याल से परसों भी हो सकते हैं। हुँ, मिसाल दें लेट्स सपोज कोई भी चीज़ हो सकती है, मुझे आपके रिलेटेड तो नहीं एग्जैक्टली पता, लेकिन अपने रिलेटेड कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज नहीं होनी, वो भी मैंने आज ही लिखी हुई है। तो वो मैं उठा के फिर अब मैं डेट के हिसाब से मैं उसमें समझ चिपका देता हूँ कि गया। यार ये आप आज ही करनी या 28 तारीख को करनी। तो फिर मेरा थोड़ा स्ट्रेस लेवल नीचे टाइम मैनेजमेंट है ना? आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ कि आज का टाइम दिन यार अच्छा मैनेजमेंट। गया मेरा। यही यही इस तरह की लिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत लंबी होती है। जी हाँ जी। ठीक है, उसमें हम प्रायोरिटाइज करते हैं कौन सा काम कितना अर्जेंट है और कितना इंपॉर्टेंट है। पहले उनको किया, फिर छोटी मोटी चीजें पेंडिंग मैटर्स है उनकी डेलीगेट करती हैं और उनको पेंडिंग करती है। ये सिर्फ बाकी आप ऐसे तो नहीं डिस्कस हो रहे, काम तो नहीं हाँ निकला, जी। ओके 2 दिन बाद कर। अच्छा, ये चीज़ आप बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं और उसको हम कहते हैं कि जब आप अपने गोल्स बनाते हैं ना, या आप अपनी टीम के लिए गोल्स बनाते हैं, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने शाहनवाज़ ने बोली है, कि रियलिस्टिक गोल्स बनाने हैं। अगर आप अनरियलिस्टिक गोल्स बना देंगे ना, तो आप भी और आपके एम्प्लॉइज़ भी डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आज आपने 25 टास्क करने हैं और यूजुअली आप करते हैं 8 टास्क करते हैं। तो एम्प्लॉयी के पर्सपेक्टिव से स्पेशली आप काम कर भी रहे हैं, आप कह रहे हैं यार मैं जितना भी कर लूँ 25 टास्क तो होने नहीं है, तो फिर कोशिश करने का भी क्या फ़ायदा है? सो वो डिमोटिवेशन में बात चली जाती है। तो आपने जो सॉल्यूशन निकाला है वही इसका सॉल्यूशन है कि टाइम मैनेजमेंट करें और रियलिस्टिक आप टाइम मैनेजमेंट करें। मिसाल के तौर पे ये भी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर आप यूजुअली काम करते हैं ना 8 टास्क करते हैं डेली, आप कोशिश करें टाइम मैनेजमेंट में आप अपने डेली टास्क 6 रखें। क्योंकि जब आप 6 से 8 करेंगे ना, तो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा कि यार मैंने ज़्यादा काम किया। क्योंकि अगर आप 8 करते हैं और 8 ही लिखेंगे तो आपको अच्छा फ़ील नहीं होगा कि यार मैंने बहुत अच्छा किया काम। तो रियलिस्टिक थिंकिंग में आप थोड़ा-सा अपने टारगेट्स लो रखें, स्लाइटली लोअर, क्योंकि जब आप ज़्यादा करें यू फील बेटर अबाउट इट। दूसरी चीज़ है जी स्लीप। स्लीप भी इम्पोर्टेंट है। स्लीप कोई है कि जो 6 घंटे से कम सोता है इधर? 6 घंटे सोते हैं? तब बिंदा को अपनी स्लीप बेहतर करने की ज़रूरत है। आयरॉनिकली कि जो कि स्टार्टअप नहीं कर रहा वो नहीं सोता, बाकी सारे सो रहे हैं। तब बिंदा ये एक और करने वाली बात है। 5 से 6 घंटे 5 से 6 घंटे होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी। फिर वो टाइम गुजर जाता है नींद में, हाँ। एंड देन फिर व्हेन आई रियली वांट टू स्लीप नहीं आती है। तीसरी चीज़ है जी न्यूट्रिशन।
खाने में ये स्पेशली 3 चीज़ें होती हैं कि जो जिसका ताल्लुक होता है आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट से। सेरोटोनिन आप बैलेंस डाइट लेंगे तो बैलेंस डाइट के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, ट्रिगर बेसिकली कर देती है आपके हैप्पी हार्मोन्स और स्ट्रेस मैनेज इसमें एक्सरसाइज भी होती है। मैनेजिंग स्ट्रेस अच्छा स्ट्रेस हमेशा बुरा नहीं होता। अक्सर लोग जब मैं स्ट्रेस वर्ड मैंने काफ़ी दफ़ा अभी मैं बात भी कर रहा हूँ स्ट्रेस की। स्ट्रेस इज़ नॉट ऑलवेज़ बैड, स्ट्रेस इज़ गुड टू। बैड स्ट्रेस और गुड स्ट्रेस में फ़र्क कैसे करते हैं? कोई ऐसी टेंशन जिसकी वजह से आप काम करने के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। मिसाल के तौर पे कि शाहनवाज की कल डिलीवरी है और वो कह रहे हैं मैं रात के 1, 2, 3 बजे तक बैठ के काम करूँगा और मैंने क्लाइंट को डिलीवरी देनी है, ठीक है? तो दैट इज़ अ गुड स्ट्रेस क्योंकि उसकी वजह से उसकी परफ़ॉर्मेंस बेहतर हो रही है। बैड स्ट्रेस वो होता है कि जिसकी वजह से आपसे काम ही ना हो पाए। मिसाल के तौर पे कि आपको स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि कल डिलीवरी है, आप इतने ज़्यादा घबराए हुए हैं कि आपसे काम ही नहीं हो रहा, आपके हाथ काँप रहे हैं। आप पैनिक एग्ज़ैक्टली पैनिक अटैक की बात कर सकते हैं कि आपसे तो गुड स्ट्रेस के ऊपर शायद ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो परफ़ॉर्मेंस आपकी ऑटोमैटिकली बढ़ा रहे हैं। Because that's the stress you are willing to take. एग्ज़ैक्टली और जो बैड स्ट्रेस है उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है और उसमें जो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपको एक ज़िंदगी का लाइफ़ का एक कुछ लोगों ने बनाया होता है, नहीं आप लोगों के अंदर भी शायद हो, नहीं तो आप इसको डेली प्रैक्टिस ये किया करें कि इंसान को ना शुक्र अदा करना चाहिए, किसी ना किसी चीज़ का। यू शुड बी थैंकफुल अबाउट समथिंग डेली इन लाइफ़। सो अगर आज पूछूँ कि अगर आपने शुक्र अदा थैंकफुल होना है, कोई स्पेसिफिक चीज़ है कि आप किसी चीज़ को कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है कि आज ये हो? आज ये हुआ हुँ। सुबह उठ के जिंदा है ज़िंदा है। बंदा अल्हम्दुलिल्लाह दफ्तर बैठे काम कर रही हैं तो बिल्कुल। और क्या चाहिए सर बिल्कुल, फैमिली साथ है बाकी प्रॉब्लम आप बताएँ? ये भी अपॉर्चुनिटी नहीं है बिल्कुल ऐसे ही है, तो हमारे पास बिल्कुल सही है, बिल्कुल। आप बताएँ ताबिंदर? Um, I ordered food and it was good. So I was very hungry. So I'm thankful. मैं अभी किसी का स्ट्रेस Food is all I want. जी, आप बताओ, आप बताएँ? Yeah, the same जैसे इंसान बताया। Yeah, ये heavily yeah, influenced the lifestyle. yeah. देखिए ये बड़ा बेसिक अगर आप यू थैंकफुल अबाउट थिंग्स वो ऑटोमैटिकली आपकी चीज़ें बेहतर कर लेते हैं, स्पेशली आप नमाज़ वगैरह भी पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, ऑटोमैटिकली वो ग्रैटिट्यूड में चीज़ आ जाती है। ग्रैटिट्यूड जो होती है वो आपको होप देती है और पॉजिटिव साइड पे लेके जाती है। जो लोग ग्रैटिट्यूड नहीं पेश करते, थैंकफुल नहीं होते, उनके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने के चांसेस होते हैं। सो चीज़ों को स्ट्रेस एक्सरसाइज जो 30 मिनट्स आपको दिए हैं, कोशिश करें उसमें एक्सरसाइज, वॉक जो आपका दिल करता है करें क्योंकि उसका ताल्लुक आपको दिखाया था मैंने हैप्पी हार्मोन्स, सेरोटोनिन, डोपामाइन। तो ये जो एक्सरसाइजेज़ है ना, इनका ताल्लुक हैप्पी हार्मोन से भी होता है। ये स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन होता है। ह्यूमर एक चीज़ है कि लोग ह्यूमर को भी अपनी लाइफ का पार्ट बनाते हैं। हँसी-मज़ाक, रील्स देखते हैं फ़नी, दिस इज़ समथिंग रियली कॉमन। अब मैं एक आप लोगों को टेक्नीक करवाने लगा हूँ कि जो कि आप अपनी मैनेजमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं डेली लाइफ के अंदर, ठीक है? उस टेक्नीक से पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने ये पेन और पेपर पे या कहीं पे लिखें, यू आई वांट यू टू लिस्ट डाउन द थिंग्स दैट मेक्स यू हैप्पी। कुछ ऐसी चीज़ें लिखें कि जिससे आपको खुशी होती है। और उसको नंबर कर लें, नंबर 1 पे क्या है, नंबर 2 पे क्या है, नंबर 3 पे क्या पहले लिखते हैं उसको नंबर कर है, आपकी मर्ज़ी। ये ओवर नहीं है, बस काम के बारे नहीं, एनीथिंग इन लाइफ, एनीथिंग, थिंग्स दैट मेक्स यू हैप्पी। Where a client is his second.
कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। एनीथिंग एट ऑल। बस हम खत्म कर लेते हैं, ऑलमोस्ट 5 मिनट चाहिए। बस ये लास्ट है, इसके बाद लेते हैं। काफी लंबी लगन की है। हाँ दैट्स फाइन, हाँ बिल्कुल। इनको सिर्फ कर लें आपने, नंबर 1 के, नंबर 2, नंबर 3 रीड नहीं करना ऐसे, जस्ट नंबर इट। आप मुझे बताएं आपने कितनी चीजें लिखी हैं, दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। सर आप लिख लें, 7 नंबर लिख लें। वैसे आपने 200 चीजें लिखनी है सर, आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं चाहिए? चीजें बहुत मिक्स हो रही है। आपने लिखी है? वैसे ये आजकल की है। आजकल क्या क्या कितनी चीजें लिखी हैं आपने? 4 लिखी हैं आपने, 7 लिखी हैं। वैसे आपको वेट करते हैं। आगे समय में इसके साथ डेट में भी अच्छा ठीक है। मुझे ये देख के लग रहा है कि सारी चीजें हमने कुछ कर लिया पता नहीं और मैं कुछ नहीं। आपने कितनी चीजें आपने लिखी हैं चीजें? 7 ओके। कुछ और ऐड करना है तो कर लें, अभी एक और चांस ले लें ऐड करने के लिए। ठीक है देना पड़ा ठीक है जी। चलिए अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। उसमें क्या है कि सबसे पहले आपने ना अपने फोन जो है ना, इंक्लूडिंग में, 5 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं, साइलेंट पे कर लें। इसमें ना किसी किस्म की वो नहीं चाहिए हमें डिस्टर्बेंस। मैं अभी साइलेंट पे कर लेता हूँ। फ्रेंड से करते होते तो म्यूट करते कि इससे पहले बजेगा तो हिल पे द बेल। अच्छा ये हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, इट्स मोर लाइक ब्रीदिंग, बड़ी पावरफुल एक माइंड की एक्सरसाइज है, माइंड को बेहतर करने की, ब्लॉक करने की। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि आपने सबसे पहले अपनी पोजीशन जो है ना बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे। ठीक है, रिलैक्स होकर बैठिए, टांगे अगर क्रॉस है टांगे सीधे कर लें, टेक लगानी है टेक लगा लें। ठीक है, इसमें हम जो है ना थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं पहले। ठीक है, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या होगा, सिंपली हम इनहेल करेंगे नोज से लंबा सा, होल्ड करेंगे और फिर माउथ से एक्सहेल करेंगे। ठीक है, मेरे साथ करिए, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। ठीक है, अब यही हमें एक्टिविटी करनी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज ये होगी कि मैं जब चुटकी बजाऊंगा आप लोगों ने आंखें बंद करनी है, थोड़ा सा आप म्यूजिक सुनेंगे, मैं जो जो इंस्ट्रक्शंस दूंगा आपने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। रेडी है सारे? ओके चलिए साउंड निकालते हैं। ओके जी, आंखें बंद, इनहेल करेंगे, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। चलो इसी को प्रैक्टिस करिए। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, माउथ से इनहेल, जितने गहरे सांस हों उतना ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे। Inhale, hold, and exhale.
सराउंडिंग्स पे फोकस कीजिए, साउंड्स पे फोकस कीजिए और ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए। फोकस करिए कितनी साउंड्स आ रही हैं और सांस को गहरा कीजिए। होल्ड एंड एक्सहेल। जितने गहरे सांस होंगे उतना ज्यादा रिलैक्स्ड फील करेंगे। जितने गहरे सांस होंगे उतना पॉजिटिव फील करेंगे। जितने गहरे सांस होंगे उतना कॉन्फिडेंट फील करेंगे। जितने गहरे सांस होंगे उतना ज्यादा माइंड रिलैक्स होगा। जितने गहरे सांस होंगे उतना ज्यादा रिलीफ महसूस करेंगे। Hold, exhale. जितना गहरा सांस करते जाएंगे उतना ज्यादा रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट महसूस करते रहेंगे। जितना ज्यादा फोकस करेंगे अपनी ब्रीदिंग पे और सराउंडिंग में, वॉइस पे, उतना ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे। Inhale, hold and exhale. Inhale, hold and exhale. जितना गहरा सांस, जितना डीप सांस होगा उतना ज्यादा रिलैक्स्ड, टोटली रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। Inhale, hold and exhale. Inhale, inhale, hold and exhale. जितना ज्यादा सांस पे फोकस करेंगे उतना ज्यादा बेहतर महसूस करेंगे। Inhale, hold and exhale. Inhale, hold and exhale. मैं 10 तक काउंट करूंगा। 10 के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आंखें खोलेंगे आहिस्ता आहिस्ता। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? कुछ याद आया तो हिप्नोटाइजिंग है, जब आपको नींद आ रही है Yeah. आप सो रहे Yeah. हैं। मुझे एक्चुअली में नींद आ रही है। मुझे तो स्मेल आ रहा है सब्जी की और बारिश के बाद। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। मेरी imagination में कुछ ऐसे ही चल रहा है। मेरी इमेजिनेशन में एक वो थी वाटर वेरी नाइस। एक छोटा सा एक लास्ट चीज कीजिए, आपने जो लिखा है अब इसमें कोशिश कीजिए कि कुछ और इसमें चीजें ऐड देखें, अगर आप कर सकते हैं तो एक दफा पढ़ लीजिए। पूरी भी चीजें याद आ रही। That was stop. ठीक है, कितनी चीजें ऐड की हैं आपने? आपने कितनी चीजें ऐड की हैं? 2, 4। आपने सर कितने की हैं? 10 चीजें। 10 दोबारा अब देखें जी, इसका कंक्लूजन ये है बेसिकली,
ये जो अभी आपने एक टेक्निक की है, ये मेडिटेशन और हिप्नोसिस का मिक्सचर है, ठीक है। इसमें जिस तरह आपने चीज़ों को ऐसे इमेजिन किया कि जो आपको अच्छी लगती हैं या आपने चीज़ें विजुलाइज करना शुरू कर दी, उसने क्या किया कि आपको रिलैक्स, आप जब सारे उठे आप एक रिलैक्स स्टेट में उठे। और अक्सर मैं जब लोगों को कहता हूँ कि यार आप वर्क के ऊपर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता अपने आप को बेहतर करने का, मेडिटेट करने का। अगर आप ये क्लिप में देखें तो मैंने तकरीबन आपको 3 मिनट 50 सेकंड कराई है, मैंने आपको 5 मिनट भी नहीं एक्सरसाइज कराई। और 5 मिनट के अंदर ये एक आपको मैंने एविडेंस दिया है कि जब आप किसी ऐसी स्टेट पे स्टक हो जाते हैं कि जहाँ पे आपका माइंड नहीं काम करता, स्टक हो जाता है, इस तरह की एक्टिविटी को अगर आप अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना लें, जिस तरह आप मेडिटेट कर लें या सेल्फ हिप्नोसिस कर लें, तो उसमें जो आपके मेंटल ब्लॉक्स है ना, वो बेहतर आपके खुल जाते हैं बेसिकली। और उसके पीछे थ्योरी क्या होती है? थ्योरी होती है कि जब आपका एक माइंड जब आपका फ्रेश होता है ना, रिलैक्स होता है। जब माइंड रिलैक्स्ड होता है तो वो ज़्यादा क्रिएटिव होता है और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नई तरीके से करता है। फ्रेश फील कर रहे हैं हम। तो मैं आप लोगों को सबको ये एडवाइस करूंगा कि हमारी जितनी भी जर्नी है, इंक्लूडिंग मेरी, हम सबकी जर्नी है और हम इसको एक अपनी लाइफ का, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और मैक्सिमम 5 मिनट भी नहीं लगते और वो इंशाल्लाह आप इम्प्रूवमेंट, ये मैंने आपको टूल दे दिया है, ये अब आप टूल को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपकी लाइफ में चेंजेस नज़र आना शुरू होंगे। चलें जी, दैट इज़ इट फॉर टुडे। कोई क्वेश्चंस हैं तो आई एम हियर। थैंक यू। दिन में 5 दफा तो यूजुअली कर लेते हैं इंसान जो मेडिटेशन किया। नमाज की सूरत में या सारी दुनिया के काम को छोड़ जाते हैं, जाकर नमाज पढ़ी के बाद फिर वापस हमारे भी तो प्लान की प्रोडक्टिव नहीं होती, वो भी काम ही चल रहे होते हैं। डिपेंड करता है ना कि आप किस उसके साथ पढ़ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा कर लो। जैसी होती है जो इस तरफ लेके जाती है, बाकी 3 तो आप काम के बीच में कर रहे होते हैं, काम हो चल रहा होता है। डिपेंड थोड़ा कर लो, फोकस से कर लो। मेरी डिफरेंट है, मैं अगर तुम्हारा फर्स्ट बर्थडे है तो सिर्फ फर्स्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना, जो ये 5-7 मिनट है इंडिया से कट ऑफ करो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसे ही है कि आपने कोई खाना खाना है तो मल्टीपल जगह से आप खाना खा सकते हैं। मेडिटेट करना है तो मेडिटेशन की मल्टीपल टाइप्स हैं, नमाज भी है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। जो जिसको जौन सी, और अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप दोनों करें, दैट्स टोटली अप टू यू। वैसे नमाज में सॉल्यूशन बड़े अच्छे आते हैं। सही कह रहे हैं, और बंदा फिर डिस्ट्रैक्ट हो तो शैतान इतना डिस्ट्रैक्ट कर रहा था ना, वो जो प्रॉब्लम वो सॉल्यूशन देने लग वो जाता है। सॉल्यूशन देने लग जाता है आपको। दैट्स ट्रू। लेकिन ये एक ऐसी टेक्निक है कि जो मैंने काफ़ी लोगों के को करवाई भी है, प्रैक्टिस भी की हुई है, स्पेशली सोने से पहले जब आप इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं ना, आप बड़ी फ्रेश माइंड से सोते भी हैं। जिन लोगों को नाइटमेयर्स के इशू हैं या जिनको ख्वाब नहीं अच्छे आते हैं या बुरे आते हैं, या उठते हैं नींद से तो थकावट महसूस करते हैं, तो वो अच्छी तरह अच्छी विजुअलाइजेशन में जब नींद में जाते हैं तो उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप भी बेटर हो जाती है। जिनको नहीं आते वो क्या करें? उसके और टेक्निक्स हैं उसको ओवरकम करने के लिए। अगर किसी को नींद नहीं आ रही तो पहली तो रीज़न है कि क्यों नहीं आ रही, उसकी डिफरेंट, जब हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं फिर प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन देते हैं। मिसाल के तौर पे जो एक रेगुलर चीज़ प्रैक्टिस होती है, एक चीज़ को हम कहते हैं स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन प्रैक्टिस करवाते हैं। अगर कोई बंदा एक्सरसाइज में इंडल्ज नहीं है उसको कहते हैं कि सोने से पहले ना आधा पौना घंटा एक्सरसाइज कर लो, तो वो खराटे मार के सोता है। कोई बहुत सवेयर केसेस, कोई बहुत सवेयर कोई प्रॉब्लम्स हो, इंसोम्निया जिसको हम बोलते हैं कि बंदा 3 4 5 6 महीने से नहीं सोएगा, तो उसको हम फिर रिकमेंड करते हैं क्योंकि स्लीप वाली कोई मेडिसिन नहीं खा रहा, टैबलेट कर ले, लेकिन इनिशियली सोने के लिए, और फिर उसकी साइकोलॉजिकली चीज़ें बेहतर करते हैं। एग्जैक्टली। देखें अगर कोई बंदा सोता नहीं है ना तो इसका मतलब है कि वो जागा हुआ है ना, जागा हुआ है तो दिमाग है, तो दिमाग आपका 2 तरह होता है, या तो वो फ्यूचर की बातें सोच रहा होता है या वो पास्ट की सोच रहा होता है या दोनों की सोच रहा होता है, और वो तीनों खतरनाक है। नहीं, अगर आप सोते भी हैं और आप प्रॉपर सोते हैं, खराटे भी मारते हैं, 5 से 6 घंटे आप सोते हैं और आपको ख्वाब फिर भी नहीं आते। नहीं, वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। व्हाई इज दैट अ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको ख्वाब अच्छे नहीं आ रहे। आप कुछ सोचेंगे नहीं, आपको ख्वाब देखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली होता ऐसे है कि साइंटिफिकली ख्वाब सबको आते हैं, मेमोरी याद नहीं रहते सबको।
डिपेंड करता है कि आपको ख्वाब कब आता है। अगर आप लेट्स से 10 बजे सोए हैं ना, आपको 11 बजे ख्वाब आए और आप सुबह 6 बजे उठें, तो आपको याद नहीं आता। अगर आप 10 बजे सोए हैं ना, आपको 5 बजे ख्वाब आए और 6 बजे उठ गए, तो आपको याद रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्लाइमेक्स में भी ख्वाब टूटते हैं। सॉरी? क्लाइमेक्स पे ख्वाब टूटते हैं अंदर। हाँ जी, इंसिडेंट होने के एग्ज़ैक्टली। साथ ही। अब वो जो क्लाइमेक्स पे आपके ख्वाब टूटते हैं ना, वो आपको सारे याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ख्वाब आया फ़ौरन उठ के हैं। तो ख्वाब याद रहने का ताल्लुक होता है कि किस टाइम पे आपको ख्वाब आ रहा है। एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं रैम स्लीप। जब आप सोते हैं ना, आपकी आँखें मूव करती हैं। और इंटरेस्टिंगली ये होता है कि आप ख्वाब में अगर ऊपर देख रहे हैं ना, तो आपकी आँखें भी ख्वाब में असल में आँखें आपके ऊपर मूव कर रही होती हैं। आपकी और वो इंडिकेशन है कि आप ख्वाब में हैं। तो जब इन्होंने रिसर्च की तो पता लगा कि सारे इंडिविजुअल्स को रैम स्लीप आती है, यानी सारे इंडिविजुअल्स ख्वाब देखते हैं और जिनको पहले ख्वाब आते हैं उनको याद कहते हैं हमने ख्वाब में देखा। अच्छा, उठने के करीब जिसको आते हैं, जिस तरह कहते हैं क्लाइमेक्स पे जोड़ते हैं, जो क्लाइमेक्स पे उठते हैं उनको सारी डिटेल याद होती मेमोरी में रह जाता है वो। मेमोरी कभी-कभार आपको कोई उठा दे गलती से, अच्छा भला आप ख्वाब देख रहे हैं। हाँ। ये होता है। उसका भी तरीका होता है कि आपको दोबारा वक्त देने मेरे के साथ दोबारा भी- कनेक्ट करके बंदा आ गया। अच्छा सोचे जी रुका और आप थोड़ी देर बाद फिर से होगा, वहीं से शुरू हो जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल होता है। और जो सबसे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वो शायद हम वो कवर नहीं करेंगे अपने सेशंस में, वो ड्रीम इंटरप्रिटेशन है। ड्रीम इंटरप्रिटेशन भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और उसके अंदर एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी है, एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव भी है और हकीकत दोनों को आप कंबाइन कर दें तो वो आपको बड़ी कमाल एक पिक्चर दे देता है। वो भी इंटरेस्टिंग है। वैसे हम तो सेशन पर हाँ, श्योर। नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चाय कॉफी क्या करेगा? सर कुछ नहीं, थैंक यू। अवेलेबल है ना ऑफिस में? जी सर, मैं ऊपर बैठ जाता हूँ रूम में। अब वो